For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए, हम लोगों ने डिपॉजिटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। डिपॉजिटरी सिस्टम की शुरुआत जो हमने की थी, एक जो है वो दुख भरे हादसे से किया था, एक स्कैम से किया था, और हमने देखा था कि किस तरह से फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट का घोटाला हुआ था। ये जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट का घोटाला हुआ था, स्कैम हुआ था, इस चीज को दोबारा ना किया जाए, दोबारा ये रिपीट ना हो, इसके लिए दो कमेटी बैठी। एक कमेटी ने सुझाव दिया, दोनों ने डिपॉजिटरी सिस्टम जैसा ही सुझाव दिया, लेकिन एक ने कहा कि हम शेयर्स को इमोबिलाइज फॉर्म में रखेंगे। इमोबिलाइज का मतलब है कि एक बॉडी होगी जिसके पास सर्टिफिकेट रहेंगे, वो इन चीजों को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद जो है वो सामने वाले को बता देगा, बेनिफिशियरी को, कि आपके नाम से इतने शेयर सर्टिफिकेट हमारे पास आ चुके हैं। उसे जब बेचना होगा तो वो भी जो है वो उसी बॉडी को बोलेगा कि ये लो मेरा शेयर ट्रांसफर डीड, और ये जो है वो उसके नाम कर दो। फिर जब उसके नाम से होकर के आ जाएगा तब वो बता देगा, जो अब नए पर्सन के नाम से हुआ है वो बेनिफिशियल ओनर हो गया, उसे बतला देगा कि आपके नाम से हमारे पास इतने शेयर्स का सर्टिफिकेट आ चुका है। दूसरी कमेटी का सुझाव था, क्यों ना हम शेयर्स में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डील करें, यानी शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास रखें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दूसरे के पास क्या करें, ट्रांसफर करें। जब ऐसा सुझाव आया तो कहा गया इसके लिए पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से जैसे हमें एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाना पड़ा, किस चीज के लिए, बैंक के लिए, यानी कि बैंकिंग नीड को पूरा करने के लिए अगर हम पैसे चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कहीं ट्रांसफर करें तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें इसके लिए जो है वो एक पूरे बैंकिंग सिस्टम को बनाना पड़ा, जिसमें हमने सबसे ऊपर रखा आरबीआई को, उसके बाद रखा बैंक को। हम और आप इस बैंकिंग सिस्टम का अगर हिस्सा नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम पैसे में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, और हम और आप इस जो है वो सिस्टम का हिस्सा जो है वो बनते हैं अपना सेविंग अकाउंट ओपन करके, किसके पास, बैंक के पास। ठीक ऐसे ही कहा गया कि हम बनाएंगे एक डिपॉजिटरी सिस्टम, और ये जो डिपॉजिटरी सिस्टम हमारा बना, इसमें जो है वो हमारे तीन विंग, सबसे ऊपर डिपॉजिटरी, फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, और तब क्लाइंट अपना कौन सा अकाउंट ओपन करेगा, डीमैट अकाउंट। जैसे हमारा बैंक अकाउंट ओपन होता था, ठीक ऐसे ही कौन सा अकाउंट ओपन हो रहा है, डीमैट अकाउंट हमारा जो है वो ओपन हो रहा है। अब हमें इसमें तीन चीजों को समझना था कि कौन डिपॉजिटरी बनेगा, कैसे डिपॉजिटरी बनेगा, कौन डीपी बनेगा, कैसे डीपी बनेगा, क्या प्रोसेस होगा, कौन डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता है और कैसे ओपन कर सकता है। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने एक कंपैरिजन किया था बैंक अकाउंट के बीच में और किसके बीच में, डीमैट अकाउंट के बीच में, और फिर हमने देखा था बेनिफिट्स, किस चीज के बेनिफिट्स, शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने का, डीमैट अकाउंट का, या कहिए कि आपके इस डिपॉजिटरी सिस्टम का। तीनों में से किसी स्टाइल में पूछ सकता है। फिर हमने इन चीजों को करने के बाद एक एक करके पढ़ना शुरू किया डिपॉजिटरी के बारे में, और हमने देखा कि इस समय हमारे पास दो डिपॉजिटरी, एनएसडीएल और सीडीएसएल। कोई और अगर डिपॉजिटरी बनना चाहता है तो कहा इनमें से ही कोई जो है वो एलिजिबल है क्या बनने के लिए, डिपॉजिटरी। स्पॉन्सर का मतलब यहां पे बोला प्रमोटर, जिसको कंपनी लॉ में प्रमोटर कह देते हैं, यहां पे उसे किस नाम से पुकारते हैं, स्पॉन्सर। तो अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं तो आप एलिजिबल हैं और प्रोसेस कीजिए और क्या बन सकते हैं, डिपॉजिटरी आप बन सकते हैं। जिसमें से सबसे पहले हमने देखा पीएफआई, और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमने बात की कि ये हमें और आपको पर्सनल लोन, कार लोन जैसा चीज नहीं देते हैं, तो बल्कि क्या करते हैं, ये जो है वो हमें और आपको नहीं देकर के बल्कि इंडस्ट्रीज वगैरह को क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह को लोन देते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे, यानी कि कोई भी कहीं भी इंडस्ट्री लोकेटेड है उनको ये कर्ज दे सकते। जरूरी नहीं कि उसी राज्य में हो, उसी स्टेट में हो, नेशनल लेवल पे। भले आप बिहार में आपकी इंडस्ट्री है, पीएफआई आपको लोन देगी, आप यूपी में है, पीएफआई आपको लोन देगी। इसके बाद हमने देखा था बैंक, जिसके बारे में हमें पता है अगर कोई बैंक है तो एलिजिबल है क्या बनने के लिए, अब उनकी मर्जी, वो बने चाहे ना बने। अगर कोई फॉरेन बैंक है तो भी वो एलिजिबल है, उनकी मर्जी, बने चाहे ना बने। या कोई अगर क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है, इन लोगों को जब अपनी अपनी मर्जी दी तो इस मर्जी के जो है वो मालिक बने। देखिए यहां पे स्टॉक एक्सचेंज, यहां पे क्या है, स्टॉक एक्सचेंज, और ये सब आपके क्या है, दोनों ये पीएफआई है, बैंक नहीं है। बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, और आईसीआईसीआई जो है वो क्या है, पीएफआई। मैंने बहुत बार बोला है आईडीबीआई इज पीएफआई, आईडीबीआई बैंक इज द बैंक, एचडीएफसी इज पीएफआई, एचडीएफसी बैंक इज बैंक। और आईसीआईसीआई एक ऐसा ही एग्जाम्पल है, अगर उस समय तक मैं जिंदा रहा, आप पहुंचे प्रोफेशनल में, तो बातचीत होगी कि किस तरह से रिवर्स मर्जर हुआ था। और रिवर्स मर्जर का मतलब होता है जब जो है वो कई सब्सिडरी होल्डिंग को अपने में मिला ले। ऐसा भी एग्जाम्पल है कुछ सामने, वो है आईसीआईसीआई जो है वो बैंक और आईसीआईसीआई का। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने में किसको मिला लिया था,
आईसीआईसीआई को, इतना बड़ा कद हो गया था आईसीआईसीआई बैंक का ही। एनीवे, फिलहाल जो हम लोग बात करें, अगर पचा नहीं हो तो थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिएगा। बहुत अच्छे से ये पचा दूंगा, लेकिन उसके लिए बहुत बात बोलनी पड़ेगी, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 50-60 घंटे में वो हो जाता है, क्योंकि सीआर पढ़ाने में लगभग 180 घंटे लगते हैं। अभी भी जो अवेलेबल है रिकॉर्डिंग्स, वो तकरीबन 150 प्लस घंटे की है, यानी ज्यादा बड़ा जो है वो कंटेंट रहता है, इसमें करेंगे बात। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर कोई पीएफआई है तो वो क्या बन सकता है, डिपोजिटरी बन सकता है, बैंक है तो, फॉरेन बैंक है तो, स्टॉक एक्सचेंज है तो, या कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं, कोई ऐसे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी जिनमें इन चारों महान आत्माओं का अकेले या मिलकर के कम से कम कितना स्टेक हो, 75% स्टेक हो। अगर वो फाइनेंशियल सर्विस तो प्रोवाइड करता है, जैसे एनबीएफसी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसका एग्जांपल हो गया बजाज फिनसर्व हो गया, रिलायंस मनी हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। कोरोमंडल, जितने भी आप इस तरह के नाम देखते हैं, ये सब जो है वो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब होता है फाइनेंशियल नीड को पूरा करना। लेकिन ये लोग जो है वो तभी जब इनमें स्टेक इन चारों का या क्या हो, अलग अलग भी कितना हो जाए। और इसी पे मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था और आपने गलती से सारे सही भी बनाए थे। गलती से सही आंसर क्या दिए थे, सही दिए थे। कभी कभी आप लोगों से ऐसी गलती होती है, वरना आप लोग जो है वो क्या करते हैं, आप लोग बोलते हैं कि सारे आंसर सही देना, तो बहुत लोग कर देते हैं। गलत और सही का कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो खास बात है, बड़ा मजे से। 2 गलत 1 सही, कोई कहता है 2 गलत 1 सही, 3 गलत 1 सही, कुछ कहता इतना ही, 4 गलत 1 सही, कुछ कहता है नहीं 5 अच्छा है, 5 गलत 1 सही, कुछ कहता है हट सारे गलत। तो एनीवे, अपना अपना चॉइस है, जैसे कीजिए। तो फिलहाल हम लोगों ने इन चीजों को पढ़ने के बाद देखा था कि अगर हम एलिजिबल हैं तो हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, प्रोसेस। अगर एलिजिबल है तो प्रोसेस। और प्रोसेस में हमने कहा था कि हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, हर जगह देना पड़ता है। एक फॉर्म नंबर मैंने बोला इग्नोर करने के लिए, बस इतना याद रखिए कि एप्लीकेशन कौन देगा, स्पॉन्सर। कौन सा स्पॉन्सर, एलिजिबल स्पॉन्सर, जिनके बारे में हमने पढ़ा है। साथ में लगाएगा एप्लीकेशन फी और लगाएगा बायलॉज। और ये बायलॉज जो है इनके द्वारा बनाया हुआ लॉ है, जिसको सेबी क्या करेगी, अप्रूव करेगी। और इस पे मैंने आपको अपनी दुखभरी कहानी भी सुना दी थी। इसके बाद कहा कि ये जब पहुंचा सेबी के पास, सेबी ने हर चीज को जो है वो देखा। अगर उन्हें कुछ गड़बड़ लगा तो उन्होंने डिफेक्ट को दूर करने के लिए फर्दर आपको 30 दिन का समय दिया। दोबारा एप्लीकेशन नहीं लगेगा अगर 30 दिन के भीतर चीजों को ठीक करके दे देते हैं तो। अगर कुछ गड़बड़ ही नहीं है तो क्या होगा, ऐसे केस में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। मिल गया। अगर गड़बड़ था तो ठीक कर दिया तो आपको क्या मिल गया, रजिस्ट्रेशन मिल गया। अगर आपको ये रजिस्ट्रेशन मिल गया तो अब आपके पास 15 दिन का समय है रजिस्ट्रेशन फी देने के लिए। मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन फी बड़ा अमाउंट होता है और एप्लीकेशन फी बहुत छोटा सा अमाउंट होता है। ये कभी वापस नहीं होगा क्योंकि ये प्रोसेस करने के लिए है। लेकिन रजिस्ट्रेशन फी बहुत हैवी अमाउंट है। मान लीजिए कि आप एलिजिबल नहीं थे, आप स्पॉन्सर ही गलत थे, तो ऐसे केस में जो है आपका एप्लीकेशन मनी हम डिडक्ट करेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन फी भी अगर उसी समय ले लेते तो सब हमें क्या करना पड़ता, सब हमें वापस करना पड़ता। अगर ये सब वापस करना पड़ता तो कहीं ना कहीं जो है वो अनरीजनेबल आपके ऊपर भी कॉस्ट पहले जमा करने का, और सेबी को भी अनरीजनेबल एक प्रोसेस करना पड़ता कि इनके पैसे क्या करो, वापस करो। इसीलिए वो कहते हैं कि एप्लीकेशन फी तो वापस ही नहीं करना है, तो वापस करने वाली कोई बात नहीं है। अब यहां पे कह रहे हैं कि ये जो हमारा एप्लीकेशन फी जमा हो गया, इसके बाद आपको यहां से हमने 1 साल का समय दिया। अभी आप बिजनेस शुरू नहीं करेंगे, आपका 2 बिजनेस है। कौन कौन सा, अपने भीतर क्या बनाना, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बनाना, और कंपनी का क्या बनना, डिपोजिटरी बनना, उनके चीजों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना। कहा यह धंधा अभी शुरू नहीं होगा, इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना पड़ेगा। अरे मैं भूल गया था, आप इधर आ जाइए। हाँ इधर, निहारिका और खुशी के बीच में। देखिए ना, आपको और पॉश जगह पे बिठा रहे, मैं भूल गया था, एकाएक ध्यान आया, देख लिया मैंने। शांति, जल्दी इधर आ जाइए। अब जो है वो कह रहे हैं कि अगर जो है, नहीं ज्यादा नहीं बोला था, बस एक ही वर्ड बोला था। अब जो है यहां पे कह रहे हैं वो आप थोड़ा ना कुछ बोलेंगे, वो एवी क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो देखिए यहां पे कह रहे हैं कि अब हमें क्या लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ
बिजनेस, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए कहा गया कि आप पहले पूरी तैयारी कर लीजिए। पता चला कि आपने पूरा इलेक्ट्रॉनिक सेटअप कर लिया, महंगे महंगे इक्विपमेंट रख लिए, नेटवर्क सारा का सारा बना लिया, सर्वर वगैरह सब रख लिया, और बाद में वो कह रहे हैं कि आप इस लायक नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि हम आपको 1 साल का समय देते हैं, आप रजिस्ट्रेशन फी दे दीजिए और सारा चीज सेटअप कर लीजिए, और सेटअप करने के बाद हम आपके पास फिर आएंगे। जो जो आपने कागजों में कहा है, अभी तो कागजों में बोला है ना, और कागज के अकॉर्डिंग, पेपर के अकॉर्डिंग मैंने मान लिया कि आपका नेटवर्थ कितना है, 100 करोड़ है। आके देखते हैं नेटवर्थ कितना है, 2-4 चेयर लगाए हैं और कहीं नेटवर्थ 100 करोड़ तो नहीं बोल रहे हैं। देखेंगे कितना सर्वर है, क्या है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है या नहीं। कल के डेट में कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जगह से कोई क्या हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि आपके भीतर जो डीपी रहेंगे, वो डीपी जो है वो बेनिफिशियरी ऑनर के जो शेयर्स रहेंगे उनको गड़बड़ कर देंगे। उन्होंने पैसे दिए और उनको शेयर्स नहीं दिया, उनके शेयर्स बेच दिए, पैसे अपने ही पास रख लिया। ऐसा कुछ भी होगा तो आपने क्या इंश्योरेंस ले रखा है? एक तो पहले ऐसा ना हो, इसके लिए टेक्नोलॉजी है। हाँ जी, टेक्नोलॉजी है, चेक करेंगे। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन बनाया है कि अगर कोई ऑर्डर लगाएगा तो वो बीच में हैकर भी जो है वो हैक नहीं कर पाएगा उसको। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि ये ऑर्डर लगा हुआ है या क्या लगा हुआ है, क्योंकि वो गया किस फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में गया है। और अगर ऐसा हो गया तो इंश्योरेंस लिया है ना, ताकि बेनिफिशियल ओनर के पैसे दो और बाद में आपस में लड़ते रहना कि जो भी करना हो कि नहीं ये तेरी गलती तो ये तेरी गलती, तो ये उसकी गलती तो ये उसकी गलती। ये आपस में आप लोग की, क्योंकि आपके पार्टिसिपेंट है। कहा ठीक है। अब ये सारा चीज ठीक रहने पे हो सकता है आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए बुलाएं, या आपसे कोई और डॉक्यूमेंट मंगाएं, या रिप्रेजेंटेशन के लिए भी बुलाएं और बोले साथ में कोई और क्या लेकर के आ जाइएगा, डॉक्यूमेंट लेकर के आ जाइएगा। अगर आपने उन चीजों को फुलफिल कर दिया तो क्या करेंगे, आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दे देंगे। और अगर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल गया तो अब आप क्या करेंगे, अब आप बिंदास अपना बिजनेस कर सकते। कितने बिजनेस आपके पास हैं? 2। कौन कौन सा? अपने भीतर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बनाना, और अब मुझे एक बात बताइए, अपने भीतर जितने डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बनेंगे उतना पैसा आएगा? मॉनेटरी कंसर्न हुआ या नहीं हुआ? तो अब जो है वो यहां तक का तो सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया। अब यहां से आगे बढ़ेंगे। पहले बताइए, यहां तक में कोई गिला शिकवा दुख दर्द करें आगे डिस्कशन? अब ये दुख दर्द छोड़ करके कि साथ नहीं बैठे, ये सब नहीं, सिर्फ ये वाला दुख दर्द, इससे रिलेटेड तो कोई नहीं है। चलिए अब देखिए, बात करते हैं डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट जो है, इस डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट का कहीं ना कहीं कंसर्न डिपोजिटरी से डायरेक्ट है या नहीं। मैं पैसे के मामले की बात कर रहा हूं। जितना अपने भीतर ये क्या बनाएंगे डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, उतना ज्यादा कमाई होगी। पॉसिबल है कि कुछ लोग जो इनके पास डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बनने के लिए आएंगे तो डिपोजिटरी हो सकता है कुछ लॉस को बाईपास कर दे, हाँ या ना? भाई मॉनेटरी चीजों के लिए तो कितने घोटाले हो चुके हैं, अरबों अरबों रुपए का घोटाला हुआ है। तो ऐसे केस में तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या बनाना चाहेंगे, अपना डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। तो कहा ठीक है, इनको भी लाइसेंस जो है वो सेबी से ही तब मिलना चाहिए, क्योंकि सेबी का तो कोई मॉनेटरी कंसर्न नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, आप किसी को मेरे मत्थे मर रहे हैं कि भाई आप जो है वो इनको डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट अपना बना ले। नाम तो डिपोजिटरी का भी लगा, हाँ या ना? अगर डिपोजिटरी का नाम लगा, कल के डेट में अगर उस पार्टिसिपेंट ने गलती की तो बदनामी हुई डिपोजिटरी की कि नहीं? और एनएसडीएल के भीतर का ही ये डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट था, फ्रॉड हो गया, बेनिफिशियल ओनर के इतने करोड़ रुपए जो है वो डूब गए। पॉसिबल? अब बताइए, इसके बाद कोई अगर डीपी बनना चाहेगा तो वो डरेगा। क्यों डरेगा? क्योंकि जैसे ही वो डीपी बनना चाहेगा वो सोचेगा कल के डेट में जब मैं डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए लोगों के पास जाऊंगा तो वो तुरंत पूछेंगे किनके डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट हो, तो एनएसडीएल का। हाँ वही एनएसडीएल। अब ये भी जिसका न्यूज आ रहा है कि इतने का क्या हुआ, फ्रॉड हुआ। जब मैं बुराड़ी रहता हूं, बताया था आपको, एक बीच में जब मैं आता था या कहीं जाता था तो सब जान गए थे दिल्ली में बुराड़ी को। ये बात है 1.5 साल हो गया होगा। उस समय एक ही घर में जो है बुराड़ी में एक जगह संत नगर, 12 लोगों ने सुसाइड कर लिया था। बाद में पता चला कि जादू टोना तंत्र मंत्र, और इस पे क्राइम पेट्रोल वगैरह कुछ बना है या यूट्यूब वगैरह पे जो भी है, लेकिन काफी पॉपुलर हो गया था अगर बोलूं तो। मतलब जिसको वायरल आप लोग नहीं बोलते हैं, तो वो वाला वायरल हो गया था। मत पूछिए, पहले कोई जगह नहीं जानता था। दिल्ली में ऐसे भी बहुत जगह है। बेंगलोर में कौन जान रहा होगा कि दिल्ली के हर एक जगह, जैसे आप बेंगलोर के हर एक जगह का नाम नहीं जान रहे, कुछ लोग जान रहे होंगे। बाय गॉड, जिससे भी पूछो, गली कस्बा हर कोई
जहां भी बोलिए सब जान रहे, हाँ हाँ जान रहे, क्या बात है। तो वही नहीं कहते कभी कभी बदनाम हुए तो क्या हुए, नाम तो हुआ। तो ठीक वैसे ही जो है वो यहां पे कह रहे हैं कि जैसे ही लोग जाएंगे बोलेंगे अच्छा वही एनएसडीएल जहां पे क्या हुआ, अभी अभी फ्रॉड हुआ। मुझे बताइए अगर कोई वहां पे अपना अकाउंट ओपन करने के लिए जाएगा डीमैट अकाउंट, तो एक बार को सख्ते में आएगा या नहीं, सोचेगा इससे अच्छा कहां ओपन कर लेते हैं, सीडीएसएल के पास कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं डिपोजिटरी का भी जो है वो कंसर्न इन्वॉल्व है या नहीं। अब क्या करें, अब तो हम फंस गए, इधर सेबी के पास जाए तो इनको बाईपास करना पड़ रहा है, और इनको बाईपास अगर ना करे तो पता चला ये तो जो है वो नालायकों की फौज खड़ी कर देंगे, नहीं कर देंगे अपने भीतर। तो कहा गया कि बीच का रास्ता, इंडिया हमेशा से मिडिल पाथ ही अपनाता रहा है, हमारे घर में भी मिडिल पाथ ही होता है। और मिडिल पाथ वही है कि आप लोग जैसे मम्मा को बेबस बना देते हैं, कुछ चीज है वो पापा तक फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते हैं और इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। अब वो सोचती हैं कि करे तो क्या करे, क्योंकि पापा तक पहुंचेगा तो मामला एकाएक बहुत गंभीर हो जाएगा, और अगर चुप रहे तो दूसरा ही चीज गंभीर हो जाएगा। तो ठीक वैसे ही मध्य मार्ग अपनाती है, बीच में जो है अपने लेवल पे जो है वो जम के सुनाती है, ताकि जो है वो यहां तक ही मामला क्या हो जाए, ठीक हो जाए। तो ठीक वैसे ही यहां पे अब कहा गया कि मध्य मार्ग अपनाते हैं और मिडिल पाथ अपनाते हैं। कहा कि अप्लाई जो होगा वो इनके थ्रू ही होगा, लेकिन सेबी के पास जो है वो चीज जाएगा, लेकिन जाएगा इनके थ्रू ही। किनके थ्रू जाएगा, डिपोजिटरी के ही जरिए। आप बनना चाहते हैं डीपी, तो कहा डीपी बनना चाहते हैं तो आपका जो ये प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस में इन्वॉल्व डिपोजिटरी भी होंगे और कौन होगा, सेबी भी होगा, दोनों की बात रखी जाएगी। तो बड़ा अच्छा सा मैकेनिज्म निकाला गया। तो वो मैकेनिज्म पे हमें पहुंचना है, और वो होगा प्रोसेस क्या लेने का, लाइसेंस लेने का। लेकिन आपको नहीं लगता है कि उस प्रोसेस से पहले जरा ये देख लें कि कौन कौन होनहार स्पॉन्सर हैं क्या बनने के लिए, और तब जाकर के हम देखेंगे कि कैसे इनका रास्ता तय हो। जैसे वहां सीधे सेबी के पास एप्लीकेशन दिया था, यहां पे कैसे रूट होकर के जाएं, और कैसे क्या हम दोनों के पार्टिसिपेंट बन सकते हैं, और दोनों के पार्टिसिपेंट बनने पे कोई फायदा है या सिर्फ पैसे ही लगेंगे। तो इस डिस्कशन को हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे एस्पेक्ट जो पहला वो क्या कर ले, कौन कौन क्या है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बनने के लिए एलिजिबल है। जैसे हमने पढ़ा था कि कौन कौन डिपोजिटरी बनने के लिए एलिजिबल है, वैसे अब क्या देख लेते हैं, और उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्सर। तो कौन कौन स्पॉन्सर हो सकते हैं डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के लिए। ध्यान से देखिएगा, जो चीज कॉमन होगा वो अच्छी बात है, ध्यान रह जाएगा। पीएफआई पता है हमें इसके बारे में, बढ़ जाए आगे या फिर बात करें उसके बारे में, ठीक है। बैंक कर लिया था बात, फॉरेन बैंक, रुकते हैं जरा इन तीन जगहों तक। अगर आप बैंक हैं, आप एलिजिबल हैं, आप चाहे तो डिपोजिटरी भी बन सकते हैं, आप चाहे तो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकते हैं, आपकी मर्जी। आप एक स्टूडेंट हैं, आपने अगर जो है वो ग्रेजुएशन कर लिया है, तो ग्रेजुएशन के बेसिस पे जिस जिस कोर्स में एडमिशन हो सकता है उन सब के लिए आप क्या हैं, एलिजिबल है। आपकी मर्जी, आप सीए, सीएस, सीएमए, एलएलबी, एमबीए जो जहां करना है वो एक साथ आप चाहें तो कर सकते हैं। बस जितना आप में दम है उतने कोर्सेज को आप क्या कर सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन आप एलिजिबल हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि आपको सब में इनरोलमेंट लेना ही पड़ेगा। आप बोले ना कौन एडमिशन ले, आराम से मस्त ग्रेजुएट है, बिंदास है, कहीं एडमिशन नहीं लेना, आपकी मर्जी। लेकिन ये एलिजिबल हैं, ये चाहे तो डिपोजिटरी भी बन सकते हैं और चाहे तो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। अब जरा देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट आया, और फोर्थ में सेम ही है या चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, स्टॉक एक्सचेंज की जगह क्या हो गया, कोई बात नहीं। यहां पे जो हम स्टॉक एक्सचेंज देखते थे यहां तक जो है वो सेम चीज था, ये यहां पे जो है वो क्या आ गया हमारा, एसएफसी आ गया। अब जरा आप याद कीजिए, मैंने आपको फिर कहा था कि एक जगह आएगा जहां पे पीएफआई के बोलना नहीं है, जहां पीएफआई के बारे में भी बात करूंगा और एसएफसी के बारे में भी, याद है। और जब पढ़ा रहा था तो चैप्टर का नाम भी बोला था कि जब आपको डिपोजिटरी सिस्टम बताऊंगा, तो किस जगह बोला था, हाँ जी तानिया, चैप्टर का नाम भूल गया, सोच रहे मैं मामू बन जाऊंगा, दुष्ट टीचर हूं।
और सोचिए, मैं आराम से खड़ा हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, रात अपने पास है। ये लेट होगा तो अगली क्लास भी लेट होगी, नहीं होगी? जितना याद आ रहा है सब सिलेबस बोल दीजिए। चलिए तब तक सोनल मानसिंह से पूछते हैं, 2 दिन आराम करके आए हैं। अच्छा एग्जाम दे, अच्छा बोला था आपने, मुझे लगा कि शायद कोई काम बोला था आपने, मुझे नंबर भी नहीं भेजा शायद। ठीक है फिर छोड़ो, तब तो कोई बात ही नहीं। चलिए बताइए फिर, पार्टिसिपेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, इसके साथ एक और नाम को कॉरिलेट किया था, वो क्या था? पीएफआई और एसएफसी। क्या बोला था एसएफसी के बारे में? ठीक है, सेम काम जो पीएफआई करता है नेशनल लेवल पे, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन किस लेवल पे करता है? और इसमें हमने यही देखा था कि कैसे जो है ये आपके लिए एड ऑन का काम करता है। आपका नेशनल लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन था उसने आपको ढेर सारा फंड दे दिया, कुछ पैसे की कमी रह गई। आप अगर बिहार में इंडस्ट्री आपका है तो बिहार में जो एसएफसी है वही आपको क्या करेगा? फंड करेगा। तो याद रखिए, अगर आप पीएफआई के पास जाते हैं तो वो नहीं पूछेगा कि आप कहां सिचुएटेड हो, लेकिन एसएफसी के पास जाते हैं तो क्या बोलेगा? क्राइटेरिया कि क्या आप मेरे जुरिडिक्शन में आते हो, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, अगर मेरे जुरिडिक्शन में आते हो तो हम आपको क्या करेंगे? ठीक है, तो इसका मतलब स्टॉक एक्सचेंज रिप्लेस हो गया किससे? और यही वजह है कि स्टॉक एक्सचेंज आपके जो है वो क्या नहीं हो सकते? डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के लिए स्पॉन्सर नहीं होते। और यहां जो आप बैंक देखते हैं, अभी आपको बताऊंगा क्यों हर बैंक में आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है वो लाइसेंस बैंक की तरह काम करने का किससे लिया है? आरबीआई से। साथ ही साथ उन्होंने जो है वो इधर के भी प्रोसेस को पूरा कर लिया, जो आगे हम देखेंगे, और क्या बन गए? डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। करेंगे बात आगे, बहुत सारा इसमें डिस्कशन है। चलिए इसके अलावा ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप खुद से समझेंगे और मुझे समझाएंगे, और इस 5th पॉइंट को आप कॉरिलेट करेंगे। अपना जो है वो कॉपी ओपन कीजिए और उसमें इस स्लाइड को सामने रखिए, और ये स्लाइड मैं सामने रख देता हूं। एक साथ दोनों स्लाइड सामने नहीं रह सकता, वो भी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसमें फिर समय लग जाएगा। ये पॉइंट अपने सामने रखिए कॉपी में, और ये लीजिए, ये है आपके सामने जो मैंने रख दिया। मुझे इन दोनों में जो है वो एकदम शानदार, जानदार और जोरदार जो है वो कंपैरिजन चाहिए। और याद रखिए, मैंने बोला है कि जब कोई क्वेश्चन पूछूं जान लगा दीजिए कि आपसे बेहतर कोई इसका आंसर नहीं दे सकता है। इधर की पार्टी के कम हाथ उठे हैं, इधर के पार्टी में ज्यादा लोग हैं। चलिए एक बार दोबारा हाथ उठा दीजिए, मैंने इधर नहीं देखा। चलिए चलिए चलिए, आते हैं जरा एकांश पे ही। चलिए एक वो, और आप लोगों ने, और कोई पॉइंट है इसमें या दूसरे पे? ठीक, आप लोगों ने बचपन में कभी ये देखा है, गलती ढूंढो, वो जो फोटो होता था उसमें डिफरेंस जो सबसे आसान वाला होता तो फटाक से दिखता था, लेकिन मजा आता था लास्ट वाले। अगर 10 है ना तो 8 तक आराम से ढूंढिएगा, और 9-10 में दम निकलता था। आपको क्या लगता है, मैंने ये वाला पॉइंट बोला होगा? जस्ट इमेजिन, कुछ और बोला होगा? बताइए ईशांत। हाँ, थोड़ा और क्लियर कर दीजिए। ये तो आपने ट्रांसलेशन कर दिया, मैं मान गया, लेकिन कुछ इंफेसाइज करके इसको जो है वो बोल दीजिए, ताकि लगे कि बात पूरे तरह से समझ में आ गई। एक लाइन अगर और स्टेटमेंट का कुछ बोलेंगे तो वो और दमदार हो जाएगा। हाँ जी खुशी सीनियर, अच्छा एक ही तो है अभी। इसके अलावा नहीं, इसी पॉइंट को कुछ वजन देना होगा। हाँ हाँ,
बताइए। नहीं आ रहा है वो लाइन, है किसी के पेट में वो लाइन जो मैं चाह रहा हूं? बस ठीक जा रहे हैं आप लोग एक लाइन से और इस, हाँ वेरी गुड। यहां कोई परसेंटेज मेंशन नहीं है, यानी कि 1% भी लिया है, एक भी शेयर लिया, बस मैंने बोला आपने गलत नहीं बोला, बस इसी को क्या करना है, यहां पे ही थोड़ा सा दो बार नहीं किसी बात को बोल देते, मैं जब बोलता बस वहीं पे रुकना है। वहां पे 75% होना चाहिए। एक भी शेयर अगर कम हो गया, 1000 शेयर थे और 1000 शेयर थे, तो इसका मतलब है कि 75% का मतलब 750 में से अगर 749 भी हो गया तो कंडीशन फुलफिल। लेकिन ये कह रहा है 1000 में से एक भी शेयर, कितने शेयर, बस प्रमोटेड बाय है, ये नहीं बोला है कि कितना परसेंट क्या होना चाहिए शेयर। लेकिन ये अंडरस्टूड है कि इफ समबडी इज प्रमोटिंग एनी कंपनी ही मस्ट गेटिंग सम शेयर इन दैट कंपनी। लॉ ने नहीं बोला है, ना कंपनी लॉ ने बोला है, ना किसी लॉ ने कहीं सुना है कि प्रमोटर को तो हालांकि डिफाइन तक नहीं किया गया है, अगर सही से देखे तो प्रमोटर को तो बस क्या जिसने प्रमोट किया उसका, कहीं पे लीगल डेफिनेशन भी निकल के नहीं आता, और कहीं नहीं लिखा हुआ है कि प्रमोटर मस्ट हैज एनी शेयर, नहीं है जरूरी। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल तरीके से चले तो जिसने कंपनी को बनाया है वो अपना स्टेक कुछ रखेगा या नहीं? यही प्रमोटर अपने आप को उसमें से ज्यादा काबिल एमडी तक बन जाते, नहीं रख लेते हैं। लेकिन एज पर लॉ कहा कि प्रमोटेड बाय इनके द्वारा होना चाहिए, यानी एक भी शेयर है तो चलेगा, यहां परसेंटेज कुछ दिया हुआ नहीं है। 5th पॉइंट तक क्लियर है? अब एक कस्टोडियन हु हैज एक्वायर्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी। मैंने आपको इंटरमीडियरीज पढ़ाया था और याद है इंटरमीडियरीज पढ़ाते वक्त बोला था कि पूरे सिक्योरिटीज लॉ में कहीं कहीं हम इसका यूज करते रहेंगे। तो जल्दी से मुझे बताइए कस्टोडियन के बारे में मैंने आसान शब्दों में क्या बताया था? साइन बाग, और कुछ? ठीक है, इसका मतलब कस्टोडियन जो है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे गोडाउन कीपर है। अगर आपके पास थोड़ा चावल थोड़ा दाल है अपने घर में रखते हैं, लेकिन किसानों के पास जो उन्होंने उपज उपजाई है बहुत सारा है, तो वो कहां रखते हैं इसको? गोडाउन में। लेकिन जब रखते हैं तो उसका समय पे छिड़काव होना चाहिए, कीड़े वगैरह ना लगे, ये ध्यान रखा। ठीक वैसे यहां जो कस्टोडियन है उसका मतलब है आपके सिक्योरिटीज को, शेयर्स, डिवेंचर, प्रेफरेंशियल शेयर्स, इनको अपने कस्टडी में रखेंगे और आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उस पर वर्क करेंगे। साथ ही साथ उससे जो बेनिफिट निकल करके आएगा वो आपके अकाउंट में पहुंचाएंगे। अगर आपने वहां पे शेयर्स रखा है, कल के डेट में उस पर कोई डिविडेंड मिला तो आप तक पहुंचेगा। इस कस्टोडियन की तरह काम करने के लिए आपको सेबी से क्या लेना है? लाइसेंस। इसका मतलब आपने सेबी से लाइसेंस लिया हुआ टू वर्क एज व्हाट? यू कैन ऑल्सो वर्क एज व्हाट? यू आर एलिजिबल टू वर्क एज डिपोजिटरी, बशर्ते आप प्रोसेस पूरा कीजिए, लेकिन एलिजिबल है स्पॉन्सर बनने के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉक ब्रोकर पढ़ा है हमने, स्टॉक ब्रोकर के बारे में। अच्छा, एक हमारा है क्लियरिंग कॉरपोरेशन। इस क्लियरिंग कॉरपोरेशन के बारे में आपको पहले भी डिस्कस किया था, कहीं आया था, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब स्टॉक एक्सचेंज पढ़ेंगे। अभी बस आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जब हम शेयर्स खरीदते हैं और कोई शेयर बेचता है, तो जब हम शेयर खरीदने का ऑर्डर लगाते हैं तो हमने जो है वो पैसा दिया है, हमें क्या चाहिए? शेयर्स। किसी ने जो है वो शेयर्स बेचा है तो उसने शेयर्स दिया, उसे क्या चाहिए? अब ये पैसे जो है वो कैसे पहुंचेगा शेयर बेचने वाले के पास, और जिसने शेयर्स खरीदा है उसके पास शेयर्स कैसे पहुंचेगा? इस काम को करने के लिए जो बॉडी होते हैं वो कहलाते हैं क्लियरिंग। इसका पॉपुलर नेम क्लियरिंग हाउस था। क्यों इसका नाम क्लियरिंग कॉरपोरेशन हुआ यह मैं आपको बताऊंगा स्टॉक एक्सचेंज में, और उस समय आपसे पूछूंगा कि इसका जिक्र हमने कहीं किया था
और कहीं ये वर्ड आया था, तो फिर आपको वहां याद रखना पड़ेगा। यहां पे मैंने बोला कि इसको कहां पे हम लोग यूज करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज में। बहुत डिटेल में इसके बारे में पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा कि हम शेयर खरीदते हैं तो कैसे हमारे पास आ जाता है, और कोई बेचता है तो उसके पास पैसे कैसे आ जाते हैं, कंप्लीट मैकेनिज्म। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वो इंटरमीडियरीज हुए जो क्या करते हैं, हमारे सेटलमेंट मैकेनिज्म को पूरा करते हैं, और स्टॉक एक्सचेंज से ये एसोसिएटेड होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का समहाउ ये क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। क्लियर है? तो अगर आपने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का लाइसेंस लिया है तो आप चाहें तो क्या बन सकते हैं, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। क्लियर है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। चलिए, स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर के बारे में कुछ बातचीत की थी। किस मार्केट में स्टॉक ब्रोकर के बिना आप ट्रेड नहीं कर सकते, सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में ट्रेड करने के लिए स्टॉक ब्रोकर की जरूरत, और इस चैप्टर में इनके बारे में जम के बताऊंगा। जब हम लोग डीमैट अकाउंट वगैरह पढ़ लेंगे तब बताऊंगा, शेयर खरीदे और बेचे जो जाते हैं उसमें बताऊंगा कि डीमैट अकाउंट कहां ओपन करते हैं और ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, क्या दोनों अकाउंट होना जरूरी है, कैसे ट्रेड होता है, सब बात करेंगे। लेकिन अभी इतनी बात कर लेते हैं कि स्टॉक ब्रोकर वो शख्स है जिसके बिना आप सेकेंडरी मार्केट में ना शेयर खरीद सकते हैं और ना बेच सकते हैं। प्राइमरी मार्केट में शेयर कैसे खरीदते बेचते नहीं बताया है अभी मैंने आपको, बहुत बड़ा चैप्टर, करेंगे बात हम लोग जब वहां पहुंचेंगे। लेकिन प्राइमरी मार्केट का मतलब कंपनी को जब जब पैसे की जरूरत होगी, कंपनी हमेशा किस मार्केट में शेयर इशू करती है, प्राइमरी मार्केट में। और उस समय आपको कोई ब्रोकरेज वगैरह नहीं देना है, यानी कि कंपनी जो है वो वैसे ही प्रचार करेगी जैसे मैंने आपको दिखलाया था। वो फॉर्म हर जगह रखे हुए हैं, आप वो फॉर्म लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ डिमांड ड्राफ्ट लगाइए और जमा कर दीजिए। किसी को कोई कमीशन नहीं देना है, लेकिन कमीशन जो है वो जाता है और वो कमीशन कंपनी देती है। नहीं, मैंने बताया था कि जिसपे अमरीश सिंह कुछ लिखा हुआ था तो उनको भी कमीशन देगी। कौन दे रही है? लेकिन एक बार जब कंपनी के शेयर इशू हो गए, जैसे जोमेटो का शेयर इशू हो गया और स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो गया, लिस्ट हो गया। अब अगर हम और आप शेयर का प्राइस देखें, जैसे मैंने कितने बार आपको टर्मिनल दिखाया हुआ है, तो इन्फोसिस और सबके वो इशूड शेयर हैं। अब अगर किसी को वो शेयर खरीदने बेचने हैं तो उनका जो है वो ब्रोकर के पास जाना क्या है, कंपलसरी है। और अगर आप ब्रोकर के पास नहीं जाते हैं तो ब्रोकर जो काम वहां करता है वो आप यहां से कर लीजिए, या तो बैंक जाकर के पैसे निकाल लीजिए, या बैंक से जो है वो इंटरनेट बैंकिंग का क्या ले लीजिए, फैसिलिटी ले लीजिए और पैसे क्या कर लीजिए, ट्रांसफर कर लीजिए। ठीक वैसे यहां पे इन्होंने किया है, या तो ब्रोकर के पास जाइए या ब्रोकर के पास जो टर्मिनल होता है जिसके जरिए ट्रेड होता है वो आप ले लीजिए, बशर्ते ब्रोकर आपसे और ज्यादा क्या करेगा, चार्ज करेगा। एनीवे, तो स्टॉक ब्रोकर का यूज सेकेंडरी मार्केट में है। तो अगर आपने स्टॉक ब्रोकर की तरह काम करने का लाइसेंस लिया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं या नहीं, किस चीज के लिए एलिजिबल हैं, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बनने के लिए। कहा सारे स्टॉक ब्रोकर, नो। कहा कि अगर आप जो है वो स्टॉक ब्रोकर है और आपका नेटवर्थ कितना है, कम से कम मिनिमम 50 लाख। फिर मैं बोल रहा हूं, कहीं भी कोई भी फिगर है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकता है, क्योंकि ये किस घड़ी बदल जाए नहीं पता। कोई बात नहीं है, लास्ट में जब इंस्टीट्यूट का सप्लीमेंट आता है, इसलिए अभी बीच में फारचीर भी नहीं करना है कि सर अभी क्या है कैसे, बिल्कुल नहीं। जो बोला वो सुन लिया, और इसको कब हम लोग अमेंड करेंगे, एग्जाम से पहले लास्ट सप्लीमेंट आपका इशू होता है नवंबर में। इंस्टीट्यूट सप्लीमेंट इशू करती है और बताती है कि कहां कहां कौन सा डिजिट क्या हो गया है। उस समय हम लोग जो भी चेंज हुआ रहेगा उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो कहीं भी कोई भी डिजिट वगैरह रहे तो मत घबराइए, वो हमारे और आपके हाथ में नहीं है। लेबर लॉ वगैरह में थोड़ा कम चेंज होता है, इसीलिए मैं उसमें कहता हूं कि ज्यादा घबराने की बात नहीं है। बदल तो किसी में भी सकते हैं, लेकिन इन जगहों पे 1 सेकेंड की भी गारंटी नहीं ले सकता। कभी भी जो है नोटिफिकेशन दे करके क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये सब ना बहुत हैपनिंग मार्केट है, और हैपनिंग मार्केट में चीजें ज्यादा चेंज होता रहता है। मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट, ब्रोकर, तो इन सब की एलिजिबिलिटी को बहुत ज्यादा ये चेंज करते रहते हैं। तो सारे ब्रोकर नहीं, वैसा ब्रोकर जिसका नेटवर्थ कितना है, और ब्रोकर वो कहलाएगा जिसने सेबी से लाइसेंस लिया है। लेकिन सेबी से लाइसेंस होने के बाद भी आपका नेटवर्थ कितना होना चाहिए, अगर है 50 लाख, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर है 50 लाख तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बनेंगे तो क्या करेंगे,
हाँ, बोलते जाइए और मैंने बोला प्लीज क्लास में कुछ भी और बात दिमाग में ना रखे, ना दुख की खबर ना सुख की खबर। मान लीजिए दिमाग एकदम न्यूट्रल है, कुछ नहीं है अब इसमें, क्योंकि मैं कुछ आपको चाहता हूं कि आप अलग तरीके से सोचे, कुछ निकल करके आए, वरना सीएस बहुत बनते हैं, पैसे सबको खूब नहीं मिलता है, मजा सबको बहुत ज्यादा नहीं आता सीएस बनने के बाद। तो यहां जरा सोचिए, अगर हम बन गए डीपी और थे ब्रोकर, तो हमने डीपी का लाइसेंस ले लिया, बन गए डीपी, अब हम क्या करेंगे? हवन करेंगे, डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे। डीमेट अकाउंट ओपन करके उसमें क्या रखेंगे? चावल, दाल, सब्जी। किनका शेयर? किनका? हमारे क्लाइंट का। यही होगा जो बेनिफिशियल, हमारे क्लाइंट का। हमारे वो क्लाइंट ही तो कहलाएं। उनका जब शेयर्स रखेंगे, तो मैंने आपको बोला था कि एक बंदे के पास जितने भी तरह के शेयर्स और जितने भी तरह के इन्वेस्टमेंट है, उसको उसका क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो। नई वर्ड यूज करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर। याद कीजिए, तभी बोला हर बात को ध्यान रखिए। पोर्टफोलियो मैनेजर आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, मतलब आपके जो है वो अकाउंट में आप एसबीआई के कितने शेयर रखे हैं, इंफोसिस के कितने शेयर, किस कंपनी का कितना शेयर रखा, यही आपका क्या हो गया? इसका मतलब अगर जो है वो क्लाइंट का डीमेट अकाउंट ओपन हुआ, तो ये क्लाइंट XYZ कोई भी हो सकते हैं। इन्होंने बोला कि पोर्टफोलियो ऑफ बेनिफिशियल ओनर, ये मिनिमम का साइन है या मैक्सिमम का? मैक्सिमम का। और ये सिंबल किसका है? मिनिमम का। इसका मतलब है अगर आप स्टॉक ब्रोकर हैं और आपका नेटवर्थ मिनिमम कितना होना चाहिए, तभी आप डीपी के लिए एप्लीकेबल है, बन सकते हैं, स्पॉन्सर बन सकते हैं। दूसरा, बन गए आप डीपी बनेंगे तो राम श्याम मीना मीना डिका सबका क्या रखेंगे? डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट जब रखेंगे तो राम के अकाउंट में भी कुछ शेयर होगा और उसकी कुछ कीमत होगी या नहीं? श्याम का भी होगा, उसकी भी कुछ कीमत होगी। मीना मीना डिका सबका होगा, सबका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। वो वैल्यू जो है वो आपके जो है वो नेटवर्थ का ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 100 टाइम्स हो सकता है। और याद रखिए, मुझे अगर क्वेश्चन पूछना रहा तो मैं नहीं पूछूंगा हु आर एलिजिबल स्पॉन्सर फॉर डीपी या डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। अगर मुझे बोला गया कि डिपोजिटरी सिस्टम से जो है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन सेट करना है, तो मेरे पास क्वेश्चन है यहां पे सेट करने के लिए। और क्या हो सकता है वो, जरा खुद ये एग्जांपल देखिए और आप समझिए किस फॉर्म में दे सकता है। मान लीजिए एक ब्रोकर है, स्टॉक ब्रोकर है, वो बन गया डीपी। क्या बन गया? ठीक है, वो डीपी बन गया। डीपी बना तो उसने डीमेट अकाउंट ओपन किया मिस्टर ए का। पॉसिबल? मिस्टर ए के डीमेट अकाउंट में इंफोसिस के 1 लाख शेयर है 10 रुपए वाले, एसबीआई के 2 लाख शेयर है 20 रुपए वाले, विप्रो के 5 लाख शेयर है 10 रुपए वाले। अब आप बोलिएगा सर आप जब टर्मिनल दिखाते हो तो उसमें ऐसे कहां रहता है? 1200 कुछ ये रहता है। समझाने के लिए दिखला रहा हूं कि मान लिया कि कितने रुपए, 10 और 20 रुपए वाले जितने भी हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कीमत निकल गया, जिसको कैपिटलाइजेशन कहते हैं। तो इंफोसिस का कितने रुपए का शेयर है? 10 लाख का शेयर है। कितने शेयर है इंफोसिस के? ठीक है। एसबीआई के कितने वैल्यू का शेयर है और विप्रो का कितने वैल्यू का शेयर है? तो मिस्टर ए का टोटल पोर्टफोलियो का वर्थ कितना है? यानी 1 करोड़। ठीक है, ऐसे ही वहां पे डीमेट अकाउंट मिस्टर बी का होगा, सी का होगा, राइट? कोई कंफ्यूजन हो प्लीज पूछिएगा। क्लियर है? अब यहां पे बात कह रहे हैं कि जिस ब्रोकर ने कौन सा लाइसेंस लिया, हमने उनके पास डीमेट अकाउंट ओपन कराया, उसका नेटवर्थ मिनिमम कितना होगा? इतना तो पता है। अगर उसका नेटवर्थ ठीक 50 लाख का है तो बताइए वो कितना तक का पोर्टफोलियो रख सकता है? 100 टाइम्स क्या हुआ 50 लाख का? 50 करोड़। बड़ा सिंपल हो जाता है। तो 50 करोड़ तक का रख सकता है, यानी ऐसे ऐसे 1 करोड़, 3 करोड़, 6 करोड़ और ऐसे होते होते कितने तक जा सकता है? अगर उसका जो है वो पोर्टफोलियो 49 करोड़ का हो गया, पॉसिबल? और अब उसके पास जो है वो मान लीजिए जो है वो प्रिया पहुंचे। ठीक बोला? प्रिया पहुंचे। ये प्रिया प्रीति में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो प्रिया पहुंचे और प्रिया जब पहुंचे तो इन्होंने जो है वो बोला मुझे आपके पास डीमेट अकाउंट ओपन करना है। किसको बोला? डीपी को बोला। ये डीपी जो है वो बेसिकली जो है वो क्या था? ब्रोकर। एलिजिबल था, इसलिए क्या बन गया?
यही चीज अगर वो बैंक रहता तब बना रहता तो नहीं एप्लीकेबल था। एकदम ध्यान से समझिएगा, जितना मैं समझाना चाह रहा हूं इट्स वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, उतना समझिएगा, जितना खुद समझना चाहते उतना समझ के मत बैठ जाइएगा। अगर यही बैंक बना रहता डीपी और तब हम इनके पास जाते तो इनके साथ ऐसा कंडीशन नहीं था। बट ये आया किस एलिजिबिलिटी रूट से है? स्टॉक ब्रोकर। तो इसका अगर 50 लाख का नेटवर्थ था तो एलिजिबल था, ले लिया लाइसेंस। ये 50 करोड़ तक का पोर्टफोलियो मेंटेन कर सकता है। ऑलरेडी इसके पोर्टफोलियो में जितने भी लोगों ने डीमैट अकाउंट ओपन किया उन सबके पोर्टफोलियो को ऐड किया तो कितना हो गया? 49 हो गया। अब वहां पे पहुंचे प्रिया, इन्होंने बोला डीमैट अकाउंट ओपन करना है। वो खुश होंगे या नहीं? भाई जितना डीमैट अकाउंट ओपन होगा उतना क्या मिलेगा उनको? उतना उनको पैसा मिलेगा। समझिए, सीधा सीधा पैसा समझते हैं, यही उनका जो है कमाई का जरिया है। एएमसी मिलेगा, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज मिलेगा, अकाउंट ओपनिंग मिलेगा, जो जहां मिलेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। बोला कि कुछ आपके पोर्टफोलियो में भी? बोले हाँ हाँ, जैसे मैं अकाउंट ओपन करूंगी अपना ये शेयर जो ट्रांसफर करूंगी या इतने का जो है वो शेयर खरीदूंगी। बोला कितने का? उन्होंने बोला 2 करोड़। उन्होंने बोला सॉरी, हमारा जो है वो लिमिट क्या हो जा रहा है? अब या तो कोई जो है वो उनके पास अपना अकाउंट बंद करा ले या कोई अपना पोर्टफोलियो कम कर ले। बेच देगा तो पोर्टफोलियो कम हो जाएगा ना, चला गया इनके पास से किसी और के पास। लेकिन अगर जो है बेचा जिसको है वो बंदा इन्हीं के पास डीमैट अकाउंट है तो ये हो सकता है ना कि इसने अपना पोर्टफोलियो 1 करोड़ से कम कर लिया। कैसे कर लिया 1 करोड़ से कम? ये लीजिए, एसबीआई के सारे शेयर बेच दिए। कितना हो गया अब इनका पोर्टफोलियो? क्यों धीरे बोले? 60 लाख हो गया 1 करोड़ से। तो उतने से टोटल पोर्टफोलियो भी कम हो गया। 49 करोड़ में 40 लाख 40 लाख और कम हो गए या नहीं? लेकिन जरा सोचिए, इन्होंने तो जो है वो बेच दिया, लेकिन अगर गलती से खरीदने वाला बंदा का अकाउंट भी इनके पास ही है और फिर इन्हीं के पास चला गया, यानी इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बढ़ा लिया। तो मैं बस यही कह रहा हूं कि इसके पास थोड़ा लिमिट सा आ रहा है। इसको भी काम करने में मजा नहीं आता रहेगा कि पता नहीं किसी का पोर्टफोलियो कम ज्यादा हो जाएगा तो लिमिट लगाएंगे, और जब ऐसे ही लिमिट लगाएंगे तो लोग बोलेंगे तेरे पास अकाउंट ही नहीं ओपन करना, मतलब तेरे से पूछ करके मैं खरीदूं और बेचूं। आप देखते हैं लोग ऐसे ही चौड़े होते हैं, नहीं होते हैं? आपको कोई कमी होता है तो नहीं आग लगा देते हैं। तो ठीक वैसे ये भी आग लगाएंगे या नहीं लगाएंगे कि भाई मैंने तेरे पास अकाउंट ओपन किया है, अब पहले तुझसे पूछ लूं कि तेरा लिमिट है या नहीं है, तब मैं खरीदूं या तब मैं बेचूं। तो बताइए क्लाइंट कटेंगे या नहीं कटेंगे? क्योंकि ये तो हेल्पलेस है, ये तो बोलेगा कि इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इनके पास मैं पहुंचा और बोला डीमैट अकाउंट ओपन करना है, बोला कि कितना पोर्टफोलियो रहेगा, मैंने बोला रहेगा 10-15 हजार, तो बोलते हाँ ठीक है, ऐसा ही अभी आदमी चाहिए जिससे हम सेफ रहें। वो भी 10-15 आप लोग सबसे चंदा वगैरह किया तो आ गए, तो 10-15 का क्या कर लिया, पोर्टफोलियो मेंटेन कर लिया। तो बताइए मेरा डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं या नहीं? प्रिया का नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, लेकिन यहां पे जो है वो अगर इनका 1 करोड़ हो गया तो कितना जो है वो मेंटेन कितना हो सकता है? ठीक है, 9 करोड़ हो गया तो 10 करोड़ हो गया तो, और अगर 12 करोड़ हो गया तो 1200 करोड़, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब जो है वो सेबी ने जो है वो एक देखिए नीचे एक बात कह दी, और ये बात क्या कही वो देखिए, लिमिट मेंशन्ड अबव। देख लिया कौन सा मेंशन था अबव? क्या लिमिट था? 10 टाइम्स वाला, 100 टाइम्स वाला। तो अगर 100 टाइम्स वाला था तो कह रहे ये एप्लीकेबल नहीं है। कब? जब आपका नेटवर्थ मिनिमम कितना हो जाए। अगर नेटवर्थ 10 करोड़ कर लिया ना तो अब आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं। यानी अभी जो आपने खुद बोला था कि 10 करोड़ रहने पे, आप ही ने ना बोला था 1000 करोड़, 1000 करोड़ नहीं, कितना? अनलिमिटेड। जितने लोगों का अकाउंट ओपन करना है आप कीजिए, कहीं कोई लिमिट नहीं है। क्लियर है ये बात? अब बताइए यहां पे क्वेश्चन बन सकता है या नहीं केस लॉ में? और अगर बन सकता है तो आप अपना मार्क्स करके रखिएगा, क्योंकि सीएस किसे बनना है, मुझे बनना है या आपको? तो थोड़ा कष्ट आप करेंगे या सब कुछ टीचर पे फेंक के चलेंगे? क्योंकि टीचर को पैसे मिल गए, उनका काम खत्म है, आपको मेहनत करनी है। मेरा काम आपको बताना है, लेकिन जरूरी नहीं कि मेरी ये बात हर कोई मानेगा, इसलिए मैं बिल्कुल ब्लंटली साफ कह रहा हूं। हो सकता है कोई बंदा इसको सीरियसली कहीं नोट करेगा, यहां पे कहीं अपने जगह पे लिखते वक्त लिख लेगा कि इंपॉर्टेंट फॉर केस लॉ,
कुछ बोलेंगे ऐसे ही सर लिखते रहते हैं, इनके बात को छोड़ो ना, ये जितना बोलते उतना अगर करेंगे तो बच पाएंगे, जीवन ही नाश हो जाएगा। तो ये आपका चॉइस है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर मुझ जैसे को बोला गया तो मैं बिल्कुल नहीं लिखूंगा कौन बन सकता, क्योंकि मेरे पास और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो टेक्निकल नेचर के हैं, तो क्यों जो है वो रट्टोफाई वाला करवाएंगे जहां पे एलिजिबिलिटी। लेकिन इसका मतलब सर तो हम छोड़ दें ऐसा पढ़ना? नहीं, सिर्फ मेरे जैसे लोग नहीं, और भी कुछ लोग हैं जिनको बड़ा मजा आता है कि आसान सा क्वेश्चन दिया, बाद में हमें भी खुन्नस आती है वो क्वेश्चन जब देखते हैं, जब एग्जाम में आ गया रहता है और जिसमें वो लिखते हैं हु आर एलिजिबल स्पॉन्सर फॉर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, बस मन मसोद के रह जाते हैं। जैसे यहां पे ही करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, कुछ पत्थर वगैरह रखना चाहते हैं पढ़ाते वक्त कि कोई जवाब ना दे तो मारू और सिंचन की मम्मा की तरह टेटर निकाल दो, लेकिन वो सब अलाउड ही नहीं है, वैसा कोई परमिशन ही नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं। देखिएगा एक दिन मैं अपना जब कोई आश्रम खोलूंगा ना, वो आश्रम ही रहेगा, गुरुकुल रहेगा, वहां पे बिल्कुल बेत की छड़ी रखे हुए रहेंगे और वो जो है वो बिल्कुल तेल में डूबा हुआ रहेगा। आधा प्रिपरेशन तो लोग को वो देख करके, आपने ऐसा छड़ी देखा है? माय गॉड, हम लोग एक टीचर के पास इंग्लिश पढ़ने जाते थे, लिटरली तेल में वो छड़ी को क्या करते थे, रखते थे बॉटल में ये करके, और जो पढ़ता था ना, आप कहिएगा सर महसूस किया है, एक आध बार पढ़ा है, उसके बाद कभी नहीं पढ़ा। बोलिए क्यों? एक ही बार जो पढ़ा वो दाग हथेली पे लगा हुआ दाग, ऐसे तो गाल पे टाइम लगता है, इधर टाइम लगता है, यहां पे लगा हुआ चोट जाने में 15 से 20 दिन लगा था। वो छड़ी का जैसा वेट था बिल्कुल वैसे ही, और तेल वाले पोर्शन से ही मारते थे, पूरे तेल में डुबाएंगे नहीं, कंजूस टीचर थे, तो एक बोतल में जो रखे हुए थे उतना ही पोर्शन डुबा हुआ रहता था और उसी से जो है वो यहाँ पे क्या करते थे, चट लगता था। लेकिन यकीन मानिए सबको टेंस का सारा चीज, तभी मैं आपको इतना बुक का नाम बता देता हूं ना, ये मेरा कमाल नहीं है, जहां जहां मुझे मार लगी वो अभी तक याद है। अभी मुझसे टेंस, प्रोनाउन, वर्ब पूछ लीजिए कहां पे कौन सा प्रोपोजिशन लगेगा और उसका रूल क्या है, क्यों जो है वो आईएनजी लगेगा, कब जिरंड के फॉर्म में रहेगा, वो टेक्निकल नाम के साथ लग जाता है। और वैसे ही संस्कृत में जब लगा तो लट लकार से लेकर के साले रकार, तीता अंति सीता था, आमी आवा आवा सब जावा, लेकिन ये सब बात नहीं जाता था, बस मार में बड़ा दम है। एनीवे, अब आते हैं एनबीएफसी पे। एनबीएफसी का नाम सुना है? कंपनी लॉ में आपने सुना होगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक वैसी कंपनी है, कुछ हम लोगों ने थोड़ा बात किया था, मैंने भी आपके साथ, जब हम लोग पार्टिसिपेंट ऑफ कैपिटल मार्केट पढ़ रहे थे, कि एनबीएफसी वो विंग हुए जो डिमांड डिपॉजिट बस नहीं लेते, जैसे बजाज फिनसर्व, इनके पास सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट का मतलब है डिमांड डिपॉजिट, जो पैसे हमारे जब मर्जी हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिमांड डिपॉजिट। और जब मर्जी निकालने का मतलब ट्रांसफर करना भी होता है, रात के 12 बजे ट्रांसफर करना, ट्रांसफर किया, बैंक जाकर के थोड़ा ना निकालिएगा, एटीएम से निकाल सकते हैं। मतलब डिमांड डिपॉजिट का मतलब जब मर्जी तब क्या कर सकते हैं, विड्रॉ। तो अगर आप बजाज फिनसर्व में जाएंगे तो आपका सेविंग अकाउंट ये सब ओपन नहीं होगा, चेकबुक वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी काम होगा। कौन सा काम? आप उनके पास एफडी ओपन कर सकते हैं, रेकरिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप उनके पास लोन ले सकते हैं, यानी आधे काम बैंक के कर सकते हैं। आधे क्या बोलेंगे, सब एक चीज छोड़ करके, कौन सा, डिमांड डिपॉजिट, और वो चेकबुक वगैरह ओपन नहीं करते हैं, यानी बैंक अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। का ठीक है। तो अगर हम एनबीएफसी है तो एनबीएफसी के लिए हमने लाइसेंस कहां से लिया होगा? सबसे पहले तो कंपनीज एक्ट के तहत कंपनी बने होंगे और तब आरबीआई से क्या लिया होगा? 2 कार्यक्रम तो हमने ऑलरेडी कर लिया, सांस्कृतिक कार्यक्रम। अगर हम एनबीएफसी हैं और साथ में क्या बनना चाहते हैं, तो बोला गया एक और कार्यक्रम करना पड़ेगा, आपको सेबी से लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले सेबी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फुलफिल कीजिए। और एनबीएफसी बनने के लिए आरबीआई का क्राइटेरिया फुलफिल किए होंगे या नहीं? कंपनी लॉ का जो क्राइटेरिया था वो भी किया होगा, आरबीआई का जो था वो भी किया होगा, और अब किसका करेंगे? सेबी का करेंगे। और यहां पे उन्होंने बोला कि नेटवर्थ कितना है, मिनिमम कितना है, देखिए क्या लिखा हुआ, कैन वर्क एज डीपी फॉर इटसेल्फ ओनली, लेकिन अगर कितना है तो ऐसे केस में डीपी फॉर। अब ये सेल्फ और अदर का क्या मतलब है, ये जरा ध्यान से समझिए। खुद का इन्वेस्टमेंट बोले, शेयर्स नहीं, खुद का इन्वेस्टमेंट, और यहां पे दूसरों का। चलिए और इसको आसान करते हैं। अगर मान लीजिए कि घर में कोई फंक्शन है,
तो घर में अगर फंक्शन है, या नॉर्मल केस में अगर घर में कोई फंक्शन वगैरह नहीं, नॉर्मली जो है वो आपको 1 केजी 2 केजी मिठाई खरीदनी है, तो आप घर पे जो है वो सामान मंगवाते हैं, हलवाई बुलाते हैं, और तब उससे जो है वो 1 केजी जो है वो जो है डोडा बर्फी, 1 केजी काजू कतली बनवाते हैं, या रसगुल्ला उससे बनवाते हैं। ऐसा होता है? क्या करते हैं? दुकान से खरीद के ले आते हैं। लेकिन आपके घर में कोई जो है वो ओकेजन है, शादी वगैरह है, या कोई और फंक्शन है, अब अलग अलग तरह के मिठाई बनने हैं, 400-500 लोग आएंगे। अब आप जितने भी आइटम बनवाने हो उसके लिए सामान लाएंगे और हलवाई बिठाएंगे या नहीं? इसीलिए, क्योंकि ज्यादा मात्रा में बनाना है। अगर दुकान से लेंगे तो दुकान वाला अपना प्रॉफिट मार्जिन भी तो लेगा, नहीं लेगा? लेकिन 1 केजी के लिए वो प्रॉफिट मार्जिन तो ले रहा है, लेकिन उससे ज्यादा हमें खर्च हो जाएगा। लेकिन यही जब हम जो है वो 400-500 लोगों को अपने घर पे बुला रहे हैं, तब अगर हम बाजार से जाकर के लेंगे तो ऐसे केस में वो प्रॉफिट मार्जिन जो लेगा वो हम बचा सकते हैं। और वो कैसे बचा सकते हैं? वो हम बचा सकते हैं, हलवाई वगैरह को खुद बुला करके यहां पे बना लेंगे, राइट? तो हमने जो है वो बना लिया शादी वगैरह में, और बना करके जो है वो मस्त जो है वो लोगों को भी खिलाया, खुद भी खाया। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम चाहते हैं कि अग्रवाल स्वीट्स, मेरठ वाले की तरह, या बाकी जो है वो दुकानदार की तरह, हल्दीराम, इनकी तरह जो है वो हम इन चीजों को बेचना चाहते हैं, तो ये लोग भी क्या करते हैं? हलवाई रख के बनाते ही तो हैं, और बनाने के बाद दुकान में बेचते हैं। तो इसके लिए इनको दुकान भी चाहिए या नहीं? साथ में जो है वो और इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रिज वगैरह चाहिए या नहीं? तभी तो रहेगा। कुछ मिठाई गर्म करना रहेगा तो कुछ ठंडा जाएगा। अब काला जामुन, गुलाब जामुन वगैरह है तो गर्म रहना चाहिए, जो भी जिस भी तरह का चीज रहेगा। साथ ही साथ इनको वहां पे स्टाफ चाहिए या नहीं चाहिए? कैश काउंटर पे लोग चाहिए या नहीं चाहिए? फिर वहां पे आपका छोटू वगैरह चाहिए या नहीं जो सर्व करेगा? स्टाफ। कह रहे हैं कि अगर ऐसा है, किसी का नाम हो तो माइंड मत कीजिएगा, मेरे ही एक कजन का नाम जो है वो छोटू है, निकनेम। वो बेचारा कभी जो है वो दुकान पे जब जाता है तो बोल देता है अपनी लोकल भाषा, भैया कुछ भी हो जाए, विवेक। उसका नेम क्या है? विवेक, और ऐसे नाम, मतलब घर का नाम छोटू। तो वो रिमाइंड करा देता है। और यकीन मानिए घर में बहुत बार ऐसा होगा कि आपके मुंह से निकलेगा ही नहीं वो, मतलब जो नाम से आपने पुकार, अपने भाई का भी नाम, मेरे भाई का भी नाम, जिस नाम से उसको पुकारे हमेशा क्या निकलेगा? वही, चाहे कहीं पे भी रहे। बड़ा अजीब सा लगेगा अगर उसको दूसरे नाम से क्या करना रहेगा? पुकारना रहेगा। और यही होता है दादी लोग के साथ भी। शौक से दादी और बाबा को लेकर के गए बड़ी महफिल में, कर दिया कचरा। और उन लोगों के बीच में जो है, और उसमें भी जो है वो शौक से कब ले गए कि कहीं जो है वो कुछ लड़का लड़की देखने उखने वाले समय में, कि नहीं हम अपने बाबा दादी को भी लाए हैं। सब देख रहे हैं और देखते थे, जो कोई कोई बात घिनाएंगे, अगर कुछ उनको याद आ गया, पता नहीं कैसे उसी से ऐसे उनकी याददाश्त अब कमजोर होते जा रही है। लेकिन ये बात जो है, जो बिल्कुल याद नहीं आनी चाहिए थी, वो क्या होगा? याद आ जाएगा। और अगर किसी बात पे मैंने किसी को कुछ टोका है, बड़ा बनता है, याद है उस दिन कैसे जो है वो खुद का ऐसे ऐसे, रुक जाओ, क्यों रुक जाओ, मुझे किसी से डर लग रहा? भाई जितना रोकना चाहूं वो क्या बोलेंगे, मुझे और शोर मचाएंगे। तो क्या समझा, तेरे ससुराल से अभी मैं डर जाऊं? अभी रिश्ता भी नहीं, अभी से अब रुक, किस बात का रुको, बोल लो। तो यहां पे कह रहे हैं कि अगर जो है वो किसी का नाम हो तो माइंड नहीं करना है, वैसे आप करेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं, करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो अब जो है वो 4-5 छोटू चाहिए, आपने जो है वो रखा। इसका मतलब मुझे बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ा, खर्च बढ़ाना पड़ा, यही इंफ्रास्ट्रक्चर तो नेटवर्क है। तो कह रहे हैं कि अगर कोई एनबीएफसी है तो वो एनबीएफसी के पास अपना ढेर सारा पैसा है, यानी हमारे पास ढेर सारे गेस्ट आने वाले हैं, हमें जो है वो ग्राहक नहीं चाहिए, खुद गेस्ट हमारे पास है, उनको खिलाना है। कहा एनबीएफसी, बजाज फिनसर्व के पास खुद पैसा है। ये अगर सिक्योरिटीज मार्केट में पैसा लगाएंगे, ये अपना अकाउंट ओपन करेंगे, तभी तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखेंगे। क्योंकि कोई भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपना सिक्योरिटीज रखेगा तो उसके पास कौन सा अकाउंट होना चाहिए? और डीमैट अकाउंट किसके पास ओपन होगा? तो डीपी तो अपना पैसा लेगा, और इनके तो और बड़े बड़े लेवल पे ट्रांजेक्शन और सब कुछ हो रहे हैं। तो ये अगर सिर्फ अपने लिए डीपी बनना चाहें तो इन्होंने बोला बनिए, सिर्फ कितने नेटवर्क से काम चलेगा?
लेकिन अगर आप जो है वो बाहर वालों को भी मिठाई सर्व करना चाहते हैं तो अपना नेटवर्क बढ़ाइए, दुकान खोलिए, खर्चा बढ़ाइए, मशीन लाइए, इक्विपमेंट लाइए, स्टाफ रखिए, तब कर सकते हैं। और अगर आप दूसरे के लिए भी करना चाहते हैं डीपी का काम तो कितना कीजिए, तो ये 50 लाख की जगह कितना हो गया, क्लियर है। तो एनबीएफसी बाकियों को फैसिलिटी नहीं दिया, ये किसको दिया, सिर्फ क्योंकि इनके पास बहुत पैसे खुद के होते हैं, क्या करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। आरटीए ध्यान है, रुकिएगा जरा, यहां पे लिखा हुआ है आरटीए नेटवर्थ 10 करोड़। इसका मतलब कोई भी जो आरटीए है, क्या वो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के स्पॉन्सर बनने के लिए एलिजिबल है, सिर्फ कौन, जिसका जो है वो नेटवर्थ कितना है, मिनिमम 10 करोड़। ठीक है, आरटीए के नेटवर्थ को लेकर के हमने क्या पढ़ा है, हाँ जी मुस्कान, पलटना नहीं है कॉपी वगैरह, नो नो चोर, पलटना नहीं है, फ्री हिट है, जो जहां थे वैसे ही रहेंगे। बताइए मनमीत, गुड। और इसमें कोई नाम भी दिया हुआ था, दोनों करेंगे तो क्या बोलते हैं, ओके। इसका मतलब आपका 50 लाख का अगर नेटवर्थ है तो बिंदास आप आरटीए बन सकते हैं। 50 लाख के नेटवर्थ पे आपको और 25 लाख के नेटवर्थ पे से भी आपको लाइसेंस दे देगा, कैटेगरी 1 और कैटेगरी, लेकिन आरटीए के लिए। लेकिन अगर आप आरटीए हैं और इच्छा क्या है कि आपको डीपी बनना है, तो उस केस में आपका नेटवर्थ कितना होना चाहिए, 10 करोड़ होना चाहिए। क्लियर है ये बात। तो ये सारे महान आदमी थे जो एलिजिबल हैं क्या बनने के लिए, डीपी बनने के लिए। लेकिन फिर वही बात, ये एलिजिबल हैं तो फिर आपके तरह ही आपने सीएसईटी दे दिया, ग्रेजुएशन कर लिया, तो क्या बोलेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हमारे घर पे स्वैप मशीन लेकर के और हमारा एडमिशन कर दो, या प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब इनके जरा प्रोसीजर देख लीजिए क्या है। यहां पे कहा गया कि अब बात आती है कि ये सीधे सेबी के पास जाएं या किसी के थ्रू जाएं। हमने कहा था कि मध्य मार्ग, मिडिल वे, कहा कि थोड़ी बात इनकी भी सुनते हैं, किनकी, डिपोजिटरी की। तो सबसे पहले तो आप तय कर लीजिए कि आपको एनएसडीएल सीडीएसएल किसका डिपोजिटरी बनना है, वही कहलाएगा कंसर्न डिपोजिटरी। अगर आप कहते हैं दोनों का बनना है तो आपकी मर्जी, आप दोनों का भी बन सकते हैं। बस आपको यह देखना पड़ेगा कि दोनों के डीपी बनने से फायदा है ज्यादा या खर्च है ज्यादा। अगर आप डीपी बनेंगे तो डिपोजिटरी को फी पे करेंगे या नहीं, एनुअली हर साल देना पड़ेगा आपको, वो हर साल जाता रहेगा। तो आप ये देख लीजिए कि अगर हमने एनएसडीएल को भी हर साल पे किया और किसको पे किया, तो क्या एक को जो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उस एक्स्ट्रा पे करने पे हमारा बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा? मुझे बताइए, डीपी का बिजनेस क्या है, अपने भीतर डीमेट अकाउंट खोलना। तो क्या दो लोगों के डिपोजिटरी बनने से इनको क्लाइंट ज्यादा मिलेंगे? तभी ना ऐसा करे, वरना क्यों करे, क्यों क्लाइंट ज्यादा मिलेंगे? किस चीज का लिमिट, कहां वो लिमिट है? वो तो किसी के, आप एक बार डीपी बन गए तो मैं ब्रोकर की बात थोड़ा ना कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि आप किसी भी फॉर्मेट से हो सकते हैं ना, आप बैंक हो सकते हैं और आपको बनना है डीपी, तो ऐसे केस में आप एनएसडीएल सीडीएसएल या दोनों का, तो क्लाइंट क्यों आएंगे दोनों का डीपी बनने से? मैं काम तो वही कर पाऊंगा, मुझे शेयर्स रखना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो मुझे इस बात से फर्क कहां पड़ता है? ये ब्रोकर वाली बात थोड़ा ना है कि एनएससी और बीएससी दोनों का ब्रोकर है, तो अगर कंपनी के शेयर एनएससी में लिस्टेड है और ब्रोकर मेरा बीएससी का है तो मैं शेयर्स में ट्रेड कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ना ना ना, ऐसा नहीं है, ये सब गलत बात नहीं, वो सब नहीं, वो एक अलग चीज है। कंपनी के शेयर लिस्ट कहां होते हैं?
और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपने डिपोजिटरी किसको बनाया हुआ है। हो सकता है आपने अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने के लिए डिपोजिटरी किसको बनाया है, एनएसडीएल को। बस हो गया, शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया, वो सारी जगह ट्रेड होगा, बशर्ते आपने एनएससी में लिस्ट कराया है या बीएससी में। वो स्टॉक ब्रोकर के साथ है कि अगर स्टॉक ब्रोकर एनएससी का है तो आप उसके जरिए किसका शेयर खरीद बेच पाएंगे, उन कंपनीज का जो कंपनी कहां लिस्टेड है। ये इनके साथ है ही नहीं, फिर क्यों लोग दोनों के बनेंगे डीपी। दोनों का अगर डीपी होगा, क्यों, यही तो क्यों चाहिए। हाँ, किस चीज में प्रोटेक्टेड रहेंगे। कहीं ना कहीं आप पहुंच रहे आंसर की तरफ, थोड़ा और स्पेसिफिक होइए। है कुछ ऐसा ही, लेकिन बाय सेल का इससे कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल का लेना तो ब्रोकर के साथ है। ठीक कह रहे थे जहां आप लोग। पहला चीज जो हुआ कि उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस इस बात का मिलेगा कि ये इसके ऊपर निगाह जो है वो एनएसडीएल की भी, और यानी इसके फ्रॉड करने का चांस क्या है, कम। वैसे ही समझ लीजिए ना, घर में अगर कोई जो है वो सिंगल पेरेंट्स चाइल्ड है और किसी के दोनों हैं, अनफॉर्चुनेटली कोई सिंगल पेरेंट्स मतलब सिर्फ मां है या पापा है, तो इसका मतलब उस पर निगाह एक की। लेकिन अगर मां पापा दोनों, तो इसका मतलब हो सकता है कुछ चीज जो पापा को नहीं पता चला, किनको पता चल गया, तो इसका मतलब वो बच्चा जो है वो थोड़ा जो है वो ज्यादा जो है वो क्या रहेगा, डिसिप्लिन में। ऐसे होने को तो वो अपने पापा से भी बड़ा हो सकता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी के घर में बड़ा भाई है या बड़ी बहन है, उसका जीना और मुश्किल। और खास तौर पे बहन वगैरह अगर बड़ी हो तो पैथेटिक, मतलब पैथेटिक मतलब आप समझिए कि पूर्व जन्म में कोई ना कोई पाप किए होंगे और बहुत घनघोर पाप किए होंगे कि आपसे बड़े क्या हैं। क्यों? क्योंकि जितना इनको दुनिया सताता है वो सारा जो है वो भड़ास कहां निकालते हैं, अपने से। बाहर वाला तो सुन नहीं रहा है कोई, और उसमें भी जो है वो कहीं कुछ इनका गड़बड़ चल रहा हो तब तो मत पूछिए, आपकी किस्मत और खराब है। सारा भड़ास किस पे उतरेगा, आप पे। और आप थोड़ा सा बाएं दाएं हो जाइए। अच्छा, कितनी उम्र है तेरी रे? दीदी अभी 10 नहीं हुआ है। 10 तमाचे दूंगी, 10 तमाचे दूंगी, अकल ठिकाने आ जाएंगे। अब क्या बोलूं कि 10 मुझे आप देने के लिए पहले जो है पकड़ तो लो। खा खा के वो हाल हो गया कि हिला तो आपसे जा नहीं रहा है। और मुझे, हाँ ये बात सही है कि 1 दे दोगी तो मैं उठ नहीं पाऊंगा, लेकिन ये भी तय है कि 10 देने के लिए पहले मेरे पास तक तो पहुंच जाओ। और आपके भीतर मंजुलिका की आत्मा तो है नहीं कि यहीं से किया और ये बड़ा होता गया और वहां तक क्या हो गया, जो भी चीज रहे। लेकिन आप देखेंगे और निगाह, अगर मान लीजिए कि भाई बड़ा है तो भी बहन का मुश्किल है जीना। बालकोनी में चले जाइए, बस खड़े रहिए थोड़ी देर, और उसके बाद वहां ट्यूशन में एडमिशन लिया था, हो गया सारा चीज, नहीं कर तो जा पर गई वहां पे। उसके बाद खुद वहां पे है, अपने वाले का इंतजार कर रहे हैं। और गुस्सा इस बात का था कि शायद बहन के रहने के कारण अब और डिले हो गया, शायद एक बार आकर के कहीं अंदर चली गई हो तो शायद अब आए भी नहीं। लेकिन मेरे घर का कहानी ही कुछ अलग है। मेरे घर पे बस मिलिट्री रूल चलता था, नहीं बताया आपको। जो मुक्के में पले होते हैं ना, वो बस एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, और ऐसे दुख भरी कहानी। कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे बड़े कोई और है तो इसका मतलब आप पे निगरानी ज्यादा हो जाती। ठीक वैसे ही अगर ये दो के भीतर है तो इन पे निगरानी 2 लोगों का, पहली बात। दूसरी बात, इंडेमनिफाई करने वाली बात। अगर एनएसडीएल ने नहीं दिया, इंश्योरेंस 2 ने लिया हुआ है अपने डीपी का, एनएसडीएल ने भी लिया है, और अगर एनएसडीएल से मिलने में लेट हुआ तो किससे मिल जाएगा, और बाकी ये दोनों उससे वसूलते रहेंगे। तो बताइए, हम जब अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो हम ज्यादा प्रोटेक्टेड फील करेंगे या नहीं? एक तो प्रोटेक्टेड ज्यादा, और दूसरा खुदा ना खास्ते कहीं कुछ गड़बड़ सरबड़ हो गया तो एक नहीं 2 लोग तैयार है जिनसे हमें पैसे मिलेंगे और बाद में ये निपटते रहे।
तो मुझे बताइए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या नहीं? आपके पास ऑप्शन रहे कि ऐसे डीपी जो एनएसडीएल या सीडीएसएल के जो है वो डीपी हैं, या ऐसे डीपी जो एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों के जो है वो एंड वाला और है, ये हिंदी वाला दोनों के हैं, तो किसके पास जाएंगे? जो दोनों का क्या हो, ठीक है। तो चलिए अब आपको एक के पास या दोनों के पास, जिसके पास भी क्या करना है, डीमैट अकाउंट ओपन करना है। आप एप्लीकेशन जो है वो क्या कीजिए, देखिए यहां वर्ड क्या लिखा हुआ है, ये मत कहिएगा सर एक तो एनएसडीएल डिपोजिटरी हुआ, एक सीडीएसएल डिपोजिटरी हो गया और ये तीसरा हो गया कंसर्न डिपोजिटरी। नहीं, ये डिपोजिटरी का नाम नहीं है, बल्कि अगर हम एनएसडीएल के पास जा रहे हैं तो कंसर्न डिपोजिटरी क्या हो गया, अगर हम सीडीएसएल के पास जा रहे हैं तो क्या हो गया, अगर हम दोनों के भीतर चाहते हैं तो क्या हो गया, ठीक है, दे दिया वहां एप्लीकेशन। साथ में आपने क्या लगाया, एप्लीकेशन फी और बायलॉज इस बार किसका रहेगा, टर्म्स कंडीशन, या आपके पास कितने लोग किस तरह से अकाउंट ओपन करेंगे, क्या एमसी रहेगा, क्या रूल रहेगा, कितने दिन में आप सेटलमेंट क्लियर करेंगे, ये सब आप लिखेंगे। फिर इसका अप्रूवल होना है, आप लिखेंगे, अप्रूव सिर्फ सेबी ही करेगा। ये लिख करके ये सब करके किसको दे दिया, कंसर्न डिपोजिटरी को। अब कंसर्न डिपोजिटरी को बोला गया कि भैया कंसर्न डिपोजिटरी तुझे चौधरी नहीं बनाया है, थोड़े राइट दिए हैं, शैल फॉरवर्ड दीज डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ, इस चीज के लिए अलॉन्ग विथ व्हाट, अब यहां पे उसकी से है, यहां पे वो रिकमेंडेशन में लिखेगा कि जो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट मेरा बनना चाहता है, इसने फाइनेंशियल मार्केट में पहले से ही 3 बार फ्रॉड किया है, मैं जो है वो इसे अपने भीतर नहीं बनाना चाहता, और ये फ्रॉड यहां यहां इतने इतने रुपए का था, ये रिकमेंडेशन। देखिए इनकी भी अब बात रह गई। अब ये कहां जाएगा, सेबी के पास जाएगा। लेकिन मुझे बताइए जब 2 ही डिपोजिटरी हैं, तो अगर ये मोनोपोली पे उतर आए तो सिक्योरिटीज मार्केट में जब डीपी ही नहीं रहेगा तो हम और आप अपना डीमैट अकाउंट कहां ओपन करेंगे। तो कहा गया कि ये ज्यादा बड़े चौधरी भी ना बने, इसीलिए जो है वो कहा कि जो आपको कहना है वो आप कहिए, वो आपका रिकमेंडेशन कहलाएगा, और उसे जो है आप जो है वो भेजिए कितने दिनों के भीतर, जब आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिला वहां से आपके पास 30 दिन का समय है, आपको उस पर जो ग्रंथ लिखना है, जो कमेंट लिखना है, जो ऐसे लिखना है लिखिए, और वो आप हमें जो है वो भेज दीजिए। किसको, लेकिन बोला आपकी जिम्मेदारी भी है, मॉनेटरी फायदा आपको होगा, तो जिम्मेदारी है, रिकमेंडेशन ठीक से लिखिए, अगर लायक है तो लिखिए और नालायक है तो वो भी लिखिए, और साथ ही साथ चेक भी कर लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह फुलफिल कर रहा है या नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि सेबी चेक नहीं करेंगे, लेकिन ये बोलेंगे कि देखें आपने क्या चेक किया हुआ है, आपने कहीं ऐसा तो नहीं है कि लालच में आकर के, क्योंकि हम आपका भी रिकॉर्ड देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं आप ऐसे डिपोजिटरी हैं जिसका टेंडेंसी ही रहता है कि हम क्या कर लें, हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपने भीतर क्या बनाएं, डीपी बनाएं, चाहे वो रूल को कंप्लाई करे या ना करे, क्योंकि हमें आपका भी रिकॉर्ड और इंटेंशन ध्यान रखना है, क्योंकि हमें फ्रॉड होने से भी रोकना है। ये नहीं कि जब फेल हो जाएंगे तो ही सुधरेंगे, उससे पहले भी जो है हम चीजों को ठीक कर सकते हैं। सेबी शैल मेक वेरिफिकेशन, आ गए यहां से उसी जगह। वेरिफिकेशन करने के बाद हो सकता है कोई डिफेक्ट ना मिले, या हो सकता है डिफेक्ट मिले। डिफेक्ट मिले तो फिर कितने दिन का समय दिया, ये जो 30 डेज का समय दिया, इस दिन में आपको कोई दोबारा एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। लेकिन अगर फिर 30 दिन से ज्यादा हो गया तो पुनः मुझको भव कहां से आना पड़ेगा, फिर वहीं से शुरू करना पड़ेगा। अगर यहां पे कोई डिफेक्ट नहीं तो डायरेक्टली क्या मिल गया आपको, रजिस्ट्रेशन मिल गया, और अगर डिफेक्ट है तो उसको ठीक करके जब भेजा तो क्या मिला, रजिस्ट्रेशन। अगर जो है वो आप इस लायक ही नहीं थे तो आपको क्या मिला, रिजेक्शन। अगर रिजेक्शन मिला तो दिया हुआ है कि आप अपील कर सकते हैं, सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। पढ़ाऊंगा आपको, जब सेबी पढ़ाऊंगा तो सेबी की सारी कहानी तो आप शुरू में ही पढ़ लेंगे। सेबी एक्ट में बस इतना ही बताऊंगा, सेबी में कौन कौन से लोग होते हैं, कैसे ये मामले को रिड्रेस करते हैं, और सेबी से भी गिला शिकवा है तो सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल में कितने दिन के भीतर जाएंगे और वहां कौन कौन लोग होते हैं। तो फिलहाल जान लीजिए कि एक तो ऐसे ही सिक्योरिटीज मार्केट में पप्पा जी सेबी, और सेबी के भी जो है वो पप्पा जी कौन हो गए, सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल, सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल। तो अब यहां पे सेबी में प्रोवाइड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसके बाद कितने दिन का समय है आपके पास,
15 डेज, और इस 15 डेज में आप क्या करेंगे, आप जो है वो रजिस्ट्रेशन फी पे कर देंगे। कर दिया। अब यहां से आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेने की जरूरत नहीं है। इतने के बाद ही आप अपना धंधा शुरू कर सकते हैं, काम शुरू कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और क्या है बिजनेस डीपी का? अपने भीतर ढेर सारे क्या ओपन करना, डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन करना, यही इनका काम है। तो ये अपना काम ये शुरू कर देंगे। याद कीजिए हमने डिपोजिटरी पढ़ा था, डिपोजिटरी में कहा था कि इसके बाद उन्हें क्या लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ, जो कि यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। डिपोजिटरी में हमने पढ़ा था कि अगर डिपोजिटरी ने लाइसेंस लिया है तो वो लाइसेंस तब तक कैंसिल नहीं होगा जब तक आपने कोई ऐसे गुल नहीं खिलाए हैं जिसके लिए जो है वो सजा क्या हो। आपने कुछ डिफॉल्ट किया है, लेकिन हर डिफॉल्ट में लाइसेंस थोड़ा ना सीज होगा, फाइन पेनल्टी होगा। तो क्या लगेगा, फाइन पेनल्टी। इनके केस में कितने दिन के लिए लाइसेंस वैलिड है, तो कहा इनका लाइसेंस वैलिड है कितने दिनों के लिए। अगर इस बीच में ही कोई शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम कर दिया और जिसके लिए सजा क्या हो, लाइसेंस का कैंसिल होना, तो करेंगे। अदरवाइज कितने साल तक, और बिल्कुल अच्छे से काम किया तो भी लाइसेंस मैक्सिमम कितने दिनों के लिए हो सकता है। लेकिन आप अगर चाहें तो इसको लाइसेंस को अपने रिन्यू कर सकते हैं, और आप अपने इस लाइसेंस को जो है वो रिन्यू अगर करवाते हैं तो करवाने के लिए बोला है कि लाइसेंस एक्सपायर होने से कम कितने दिन पहले आना पड़ेगा, 3 महीने पहले आना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कि 2020 में आपने लाइसेंस लिया था और मान लीजिए दिसंबर में लिया था, पॉसिबल, तो आपका दिसंबर 2025 तक ये वैलिड हो गया। अगर आपको जो है वो रिन्यू करवाना है तो इसका मतलब है कि 3 महीने पहले का मतलब है दिसंबर 31 ले लिया तो पूरा का पूरा दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर, यानी कि 1 अक्टूबर तक आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, 1 अक्टूबर 2025। यहां यानी कि अंतिम दिन हुआ 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर 2025 को अगर आपका एप्लीकेशन नहीं आया उस दिन या उससे पहले, तो उस दिन तक अगर नहीं आया, इसका मतलब शायद अब आपको इच्छा नहीं है क्या रहने की। कहा कि इतने दिन पहले का टाइम, क्योंकि मुझे एक चीज बताइए, जब रिन्यू के लिए आएंगे तो ये कहते हैं कि रिन्यू के समय सारी वही प्रक्रिया होगी जो प्रक्रिया कब हुई है, लाइसेंस एक्वायर करते समय जो जो आपने काम किए हैं, जितने प्रोसेस से गुजरे हैं, उतने ही प्रोसेस से आपको गुजरना है। कब, जब आप क्या करेंगे, जब आप रिन्यू करेंगे तो भी आपको उतना ही प्रोसेस से क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। तो गुजरना पड़ेगा तो गुजरने दीजिए। इतना जो है वो दिन पहले क्यों इतना अलर्ट हो रहे हैं, क्या वजह है। कोई बात नहीं है, अगर थोड़ा दिन लगेगा तो लग जाए, उसके बाद और 1 महीने लग जाए, तो ऐसा क्या जा रहा है, क्या हो जाएगा। बस ये खतरा है। हम इन्वेस्टर के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप डीपी हैं, जरा सोचिए, डीपी की जगह बैंक सोच लीजिए। बैंक में आपका अकाउंट है और बैंक का लाइसेंस कैंसिल हो गया, आ गया मजा। बैंक में आपका अकाउंट, बैंक में आपके पैसे, बैंक का लाइसेंस कैंसिल। आप क्या करते हैं, ऐसे करके बार कोड, ऐसे करके टुई एरर, फिर क्या टुई एरर, स्क्रीन को थोड़ा फूका, थोड़ा थूका, फिर किया, फिर क्या हुआ, फिर टी एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, आप देखते होंगे जिस बैंक से आपका एसोसिएटेड है, चाहे फोन पे हो चाहे गूगल पे हो, अगर उस बैंक के सर्वर में कभी एरर रहता है तो लिख भी देता है कि अभी इससे ट्रांजैक्शन नहीं होगा। और मैं कह रहा हूं उनका लाइसेंस ही गया, सारे सर्वर से हटा दिया गया उनको। तो कहा गया कि लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक वैसे ही आपका शेयर अकाउंट में, और आपने देखा हुआ है टर्मिनल, देखा हुआ है, अभी मैंने लॉगिन नहीं किया बट स्टिल यू रिमेंबर, अगर हमें इमीडिएटली बेचना है तो भाई क्लिक किया और बेच दिया। हम गए वहां पे, क्लिक किया और बेच दिया, सर्वर एरर, कुछ नहीं सो हो रहा, अब हम कहां पे बेचें। तो इन्होंने बोला कि आप अगर 3 महीने पहले आओगे और हमने इस 5 साल का आपका व्यवहार देख लिया, हमने 5 साल पहले आपका लाइसेंस कैंसिल नहीं किया था, लेकिन क्यों, क्योंकि आपके सारे चीज को एकुमुलेट होने दे रहे थे। कोई भी एक चीज आपका इतना बड़ा नहीं था कि क्या करें, कि आपका जो है हम
लाइसेंस कैंसिल कर दें। लेकिन 5 साल को जब एक्युमुलेट करके देखा तो हमने देख लिया कि आप इस लायक नहीं कि दोबारा हम आपको क्या करें। देखिए, ये दोनों अलग अलग बात है। कोई भी इतना बड़ा कांड नहीं किया कि हम इमीडिएटली उस समय क्या कर दें, लेकिन आपके ये छोटे छोटे कांड देख करके पता चल रहा है कि आप क्या गुल खिला सकते, तो दोबारा तो हम आपको लाइसेंस देने वाले। अगर ऐसा उन्होंने बोल दिया तो लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनका जो है वो डीमेट अकाउंट, आपके पैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कह दिया वी आर गोइंग टू स्टॉप आवर बिजनेस बाय दैट डे, कोई बात नहीं, दूसरे बैंक में अकाउंट ओपन कीजिए। और अभी तो वो बैंक काम कर रहा है ना, घर बैठे बैठे अपना सारा पैसा क्या कर लीजिए, ट्रांसफर कर लीजिए। ठीक वैसे ही डीमेट अकाउंट आपका खुला हुआ है, दूसरा डीमेट अकाउंट कहीं और डीपी के पास ओपन कीजिए, सारा शेयर ट्रांसफर कर लीजिए, बोलिए अब तुम अब इनसे हमें कोई लेना देना है। बस इसी चीज के लिए उन्होंने बोला कि कितने दिन पहले। अगर आपको लगता है कि सर ये कैसे हो सकता है कि बीच में लाइसेंस नहीं कैंसिल किया और दोबारा देते वक्त बोल रहे हैं कि अब लाइसेंस देने लायक नहीं है, तो इसका एक एग्जांपल दूं। नहीं तो आप हो सकता है कि किसी दूसरे के पास भी तो डिपोजिटरी बन सकते हैं, डीपी के पास जा सकते हैं, डिपोजिटरी के पास, ये तो आपकी मर्जी है, वो बताएगा। लेकिन उसके रिकमेंडेशन को सेबी क्यों माने, सेबी उसके रिकमेंडेशन को सुनेगा जरूर, लेकिन ये भी तो देखेगा, हो सकता है रिकमेंडेशन में डीपी कुछ और बोल रहा हो, पॉसिबल, उसे तो फिर से क्या चाहिए, कंटिन्यूएशन। अब यहां पे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए अगर कोई जो है वो क्लास चल रहा हो और भरे क्लास में मैंने बोला फोन उठाना ही नहीं है, फोन देखना ही नहीं है, तो आपने जो है वो सीधे फोन उठाया और बात करना शुरू कर दिया क्लास में, तो आप तो उसी दिन टाटा गुड बाय हो गए। सारे सर्विसेज से इमीडिएटली, चाहे वो भगवान जी का भी फोन क्यों ना हो। नए बच्चे बस ध्यान रखिएगा, पुराने को अच्छे से पता है, उधर इसलिए देख रहा हूं क्योंकि उधर थोड़े नए बच्चे हैं, तो किसी का भी बच्चे फोन हो देखना ही नहीं है, बस्ते में रहना चाहिए। तो ये हुआ ऐसा चीज जिसके लिए लाइसेंस क्या हो गया, सीज हो गया। लेकिन मान लीजिए कि मैंने कहा कि मैं जो है वो 5 या 7 या 10 लोगों का एक टोली बनाना चाहता हूं, खूंखार टोली। खूंखार टोली मतलब वो नहीं जो डिसिप्लिन को तोड़ने वाले हो, फोड़ू पढ़ने वालों की टोली हो। तो मैं, आपने कोई ऐसा बड़ा चीज नहीं किया था, लेकिन हर दिन के आपके आज लेट कल सवेर, आज आए कल नहीं आए, आज जो है वो टेस्ट दिया कल टेस्ट नहीं दिया, ये छोटे छोटे थे। इन चीजों के लिए आपका क्लास टर्मिनेट नहीं किया जा सकता था उस समय, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा जब एक्युमुलेट होता गया और अगली बार जब कुछ नए की बारी आई तो पॉसिबल है कि नहीं कि कंसीडर ना किया जाए। बस यही चीज है आपके सेबी के साथ। आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया था कि उसी दिन क्या कर देते लाइसेंस, लेकिन ये 5 साल में जो आपके थोड़े थोड़े एक्युमुलेट हो गए, वो साफ बताता है कि अब आगे के लिए जो है वो रिस्क लिया नहीं जा सकता। तो इसीलिए कितना समय दिया कि किसको नुकसान ना हो, इन्वेस्टर को। अगर कोई मामला आप तक पहुंचता है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट का शेयर ट्रांसफर नहीं हुआ, समय पे हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ भी, तो क्या बोला, अगले जन्म में निपटा देना। मैक्सिमम कितना समय है, और नहीं निपटाया 30 दिन में तो लेंगे ना आपसे फाइन पेनल्टी, कंपनसेशन लेंगे आपसे, जाएंगे ना हम डिपोजिटरी से लेने के लिए। यही तो बेसिकली, तभी तो लॉ बना हुआ है कि 30 दिन में हर केस में आपको चीजों को क्या करना है, सेटल करना ही करना है। तो अब बताइए मुझे, कौन कौन बन सकता है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट क्लियर, कैसे बन सकता है क्लियर, कितने जो है वो दिन का लाइसेंस वैलिड रहेगा क्लियर, कितने दिन पहले अप्लाई करना पड़ेगा क्लियर, कितने दिन में रिड्रेस करेगा ग्रीवांसेस को क्लियर। ये जितने भी दिन बोला वो सब एमसीक्यू है आपका। हाँ जी बच्चे, कुछ पूछ रहे थे आप। क्यों नहीं ले लेगा, अगर लेगा फिर जाएगा तो सेबी के पास ही ना। एक बार फिर से आप बोलिए, 1 मिनट, आप लोग इसको जो है वो लिखना शुरू कीजिए और आप अपना क्वेरी जो है वो दोबारा बस बोल दी। यहां से ही था हमारा। चलिए, हम लोगों ने डिपोजिटरी सिस्टम में कहा कि हमारे 3 विंग कौन कौन से, डिपोजिटरी, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट और डीमेट अकाउंट होल्डर, हम और आप हो गए।
तो सबसे पहले हमने ये तो देख लिया कि डिपोजिटरी बनने के लिए कौन एलिजिबल है और कैसे बन सकते हैं, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट कौन बन सकते हैं और कैसे बन सकते हैं। अब हमें देखना है कि डीमैट अकाउंट जो है वो कौन कौन जो है वो ओपन कर सकते हैं और कैसे ओपन कर सकते हैं। और फिर जब हमारा डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा तभी तो हम शेयर्स में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या करेंगे, डील यानी ट्रेडिंग मैकेनिज्म देखें कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं। फिर यहां पे ही एक डिस्कशन आएगा कि डीमैट अकाउंट में तो सिर्फ शेयर्स रखे जाते हैं, यही हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, यानी सिक्योरिटीज रखे जाते हैं। तो आखिर डीमैट अकाउंट के जरिए हम शेयर्स खरीद और बेच कैसे पाएंगे, क्योंकि शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए तो हमें पैसे भी चाहिए। और डीमैट अकाउंट तो जो है वो गोडाउन की तरह है, वो कहता है कि मैं शेयर्स ही सिर्फ रखूंगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो शेयर्स खरीदने बेचने के लिए कोई और अकाउंट ओपन करना पड़ेगा या यहां ही कोई ना कोई चीज को इन्वॉल्व किया जाएगा। तो इन चीजों का जवाब आपको मिलेगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक के चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिलहाल CMSL की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।